बच्चों, आपका एक बार कल की कोचिंग सेंटर में फिर दोबारा से स्वागत है। हम फिजिक्स के टॉपिक बाय टॉपिक को डिस्कशन कर रहे हैं। उसी प्रकार आज हमारे सामने एक टॉपिक है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में हम किसी डाइपोल को रखेंगे तो उस डाइपोल पर एक वैद्युत बल आघूर्ण लगेगा। क्या लगेगा सर? बल आघूर्ण लगेगा। तो उसके बल आघूर्ण कितना लगेगा इस बारे में हम जानेंगे। जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि डेरिवेशन एक क्वेश्चन की तरीके से होता है, तो सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को पढ़िए और फिगर बनाइए, फिर उसे हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपके समझ क्वेश्चन क्या है, अर्थात टॉपिक क्या है? तो टॉपिक है एक समान वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र का वैल्यू हर जगह एक जैसा हो, तो उसे हम बोलेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र। अगर आप पिछली क्लास की वीडियो देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं, तो उस वैद्युत बल रेखाओं में आप समझेंगे कि यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, एक समान होता है। और वैसे आप समझ गए कि एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि वह वैद्युत क्षेत्र जिसका वैल्यू हर जगह कैसा हो, एक समान हो। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है और उसे फिगर से आउट करते हैं। तो यदि वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों तो वो कैसा क्षेत्र होता है, एक समान वैद्युत क्षेत्र होता है। और मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू हर जगह क्या हो, एक जैसी हो, तो उसे हम एक समान वैद्युत क्षेत्र कहेंगे। वैद्युत क्षेत्र को ई से व्यक्त करते हैं तो ई वेक्टर। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें हम ये क्या रख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। क्या रख रहे हैं, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव तो हम जानते हैं कि एक ऐसा सिस्टम जो -q + q आवेशों में मिलकर बना हो, बीच की दूरी अल्पतम हो, तो उसे हम कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव। तो मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल लेता हूँ जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है। अगर मैं इसके सेंटर की बात करूं तो मान लो सेंटर O है, तो टोटल जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, 2l। अगर इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ll। तो देखो इतनी बातें हमें कहाँ से पता चली, सबसे पहले ये समझना है। तो इतनी बातें हमें ये यहाँ से पता चली कि वो टॉपिक ये बोल रहा है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, क्या, एक समान वैद्युत फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि हर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या हो, एक समान हो। तो यदि इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन एक दूसरे के समांतर हैं तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही उत्पन्न करती हैं। ओके, अब इसमें क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव हम जानते हैं कि एक ऐसा निकाय जो -q + q आवेशों में मिलकर बना हो, बीच की दूरी अल्पतम हो, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जैसे ही हम इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर एक लगेगा बल आघूर्ण। अब कैसे लगेगा बल आघूर्ण, ये हम यहाँ पर समझते हैं। अच्छा, अब एक बात आप जानते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में यदि मैं कोई भी आवेश रखूं तो उस पर एक फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स। तो यहाँ पर मैंने ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है, तो इस वैद्युत द्विध्रुव पर भी के आवेशों पे क्या लगेगा, बल लगेगा। यहाँ प्लस आवेश है और क्या है, माइनस आवेश है। तो एक बात मैं इधर समझा देता हूँ, यदि वैद्युत क्षेत्र में आप +q आवेश रख रहे हैं तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। ध्यान रखना योग्य बात है। अगर आप वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखेंगे तो उस पर एक बल लगेगा, जो हम पिछली क्लासों में जाने हैं, लेकिन उसकी जो बल की डायरेक्शन होगी वो वैद्युत क्षेत्र के दिशा में होगी अगर पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं बात करूं नेगेटिव चार्ज की, तो नेगेटिव चार्ज पर जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में होगी, विपरीत दिशा में होगी। ये क्यों होगी, ये एक छोटी सी बात है, अभी हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे कि मान लो, समझो इस बात को, याद रखने योग्य, याद रख सकते हैं। पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर जो वैद्युत बल लगेगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में होगी, और -q आवेश पर जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होगी। अब समझना ये है, देखिए, अब मान लीजिएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, ये वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश की वजह से उत्पन्न हो रहा है, तो मैंने मान लिया यहाँ एक कैपिटल Q आवेश है, उसकी वजह से ये वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। समझने योग्य बात है, फिर आप ध्यान रखेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ से ये फोर्स लाइन दूर जा रही है तो मैं कह सकता हूँ ये पक्का पॉजिटिव चार्ज होगा। एक बात फिक्स हुई, अगर ये फोर्स लाइन इधर की ओर है तो ये पॉजिटिव चार्ज होगा, अगर इधर की ओर होती तो नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमने समझा है कि पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन है वो निकलती है और नेगेटिव चार्ज में प्रवेश करती है। ओके, ये बात हमें समझ में आई। अब मैं मान लो कि इसमें मैंने कोई एक अन्य आवेश रख लिया, इस वाले आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसमें, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, और दोनों पॉजिटिव में कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण बल की डायरेक्शन जो होती है वो बाहर की ओर होगी, इनसे दूर की ओर होगी। तो आप देखो, आप समझ पाए
कि पॉजिटिव चार्ज रखने पर उसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही निकल के आई। अब यहाँ पर एक मैं माइनस क्यू आवेश रख लूँ, तो माइनस क्यू आवेश रखोगे और ये वैद्युत क्षेत्र किसकी वजह से उत्पन्न हो रहा है, इसकी वजह, तो इन दोनों के बीच जो एक फोर्स लगेगा वो कौन सा होगा, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण का मतलब क्या है, पास की ओर आएगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। हर पॉइंट का कारण समझना है कि ऐसा क्यों होता है। तो आप दो बातें समझ पाए कि अगर किसी भी वैद्युत क्षेत्र में पॉजिटिव चार्ज रखा हो तो उस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, और अगर माइनस क्यू आवेश रखा हो तो उस पर फोर्स जो लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अब इतनी बात आप समझ गए हैं तो मैं इतनी साफ करके आगे समझाता हूं। अब यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगेगा। अच्छा, अब एक बात आप बताएं कि अगर कोई भी आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर कितना फोर्स लगता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं। ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। अगर क्यू आवेश को आप वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो ई बराबर एफ अपॉन क्यू, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई क्यू। तो आप ये भी समझ रहे हैं कि सर इस पर जो फोर्स का वैल्यू लगेगा वो ई क्यू होगा। क्या होगा, ई क्यू, क्योंकि आवेश यहाँ क्यू है, वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई। अगर मैं इस फोर्स की वैल्यू जानना चाहूँ तो इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ई क्यू, क्योंकि इसका मान भी क्यू है और वैद्युत क्षेत्र का मान भी क्या है, ई है। तो आप ये समझ पाए कि सर हमारे पास एक समान वैद्युत क्षेत्र होगा, क्या होता है ये समझे। इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा। अब हम ये समझना चाह रहे हैं कि बल आघूर्ण इस पर कैसे काम करेगा। तो उसी बात को मैं पॉइंट टू पॉइंट समझाने का प्रयत्न कर रहा हूं कि कौन सी बात क्यों होती है ऐसी। ओके, पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, इस पर वैद्युत क्षेत्र की, इस पर फोर्स जो वैल्यू है वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इस पर वैल्यू ई क्यू और ई क्यू, चूंकि एक समान वैद्युत क्षेत्र, दोनों आवेश एक ही वैद्युत क्षेत्र में रखे हो, आवेश भी सेम है। अब आप यहाँ पर ये समझें कि इस पर फोर्स इधर और इस पर फोर्स इधर, मतलब हम कह सकते हैं कि इन पे अपोजिट साइड में फोर्स लग रहा। क्या लग रहा, अपोजिट साइड। अब मैं एक और बात बता दूं कि आप वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में कहीं भी कैसे भी रखें, किसी भी स्थिति में रखें, सदैव उस पर जो नेट फोर्स है, कुल बल है, वो सदैव ही क्या निकलेगा, शून्य निकलेगा। सोचो, मैंने ये वैद्युत द्विध्रुव रखा है तो जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो ये फोर्स इस वाले फोर्स को क्या कर देगा, निरस्त कर देगा। तो वैसे कुल योग निकालोगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन जो अपोजिट है, तो आप ई क्यू और माइनस ई क्यू तो कट के क्या निकलेगा, जीरो निकलेगा। तो आप कह सकते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में आप किसी भी स्थिति में कैसे भी रख दीजिए, उस पर सदैव ही कुल बल जो है वो क्या निकल के आएगा, शून्य निकल के आएगा। तो एक बहुविकल्पी टाइप प्रश्न है, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कोई वैद्युत द्विध्रुव अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर नेट फोर्स क्या है, तो नेट फोर्स हमेशा ही क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं बल आघूर्ण की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, बल आघूर्ण। तो सबसे पहले हम, ये एक फर्स्ट ईयर का टॉपिक है और फर्स्ट ईयर की टॉपिक की तो क्या कहने, वो तो हम भूल ही जाते हैं। तो इसे मैं समझाता हूँ छोटे से दो बातों में कि बल आघूर्ण का मतलब क्या है। बल आघूर्ण का मतलब ये है कि बल का मतलब तो कोई फोर्स हम क्रिएट करें। अच्छा, आघूर्ण का मतलब है घूमना। तो इसका मतलब पूरा अर्थ क्या निकल आया कि अगर मैं किसी वस्तु पर क्या लगाऊं, फोर्स लगाऊं, और वो वस्तु क्या करने लगे, घूमने लगे, तो मैं कह सकता हूं कि उस पर क्या उत्पन्न हो रहा है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। क्या उत्पन्न हो रहा है, बल आघूर्ण। अगर वस्तु पर बल लगाने से वो वस्तु अपनी अक्ष के प्रति, कोई सी भी अक्ष के प्रति अगर वो घूमने लगे, तो हम कहते हैं कि वो उस वस्तु पर क्या लग रहा है, बल आघूर्ण लग रहा है। अब यहाँ ये वस्तु कैसे घूम रही, तो आप खुद सोचें, एक फोर्स इधर की ओर, एक फोर्स इधर की ओर, भले इसकी वैल्यू बराबर है तो कुल फोर्स तो जीरो है, लेकिन आप सोचें कि एक फोर्स इधर की ओर, एक फोर्स इधर की ओर, मतलब ये इधर ले जाएगा, ये इधर ले जाएगा, तो यही वस्तु क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो वो ये वैद्युत क्षेत्र में ये इधर लेके आएगा, ये इधर लेके आएगा, तो यही वस्तु ये क्या करने लगेगी, घूमने लगेगी। तो इस वजह से हम देखना चाह रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव को अगर आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो इस पर क्या लगेगा, बल आघूर्ण, मतलब इस पर बल लगेंगे और बल की वजह से ये द्विध्रुव क्या करने लगेगा, घूमने लगेगा। तो हम कह रहे हैं भाई बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो बल आघूर्ण का मतलब समझ में आया। बल आघूर्ण का मतलब क्या है कि अगर किसी वस्तु पर बल लगे और बल लगने पर वस्तु क्या करना प्रारंभ कर दे, घूमना प्रारंभ कर दे, भैया बल आघूर्ण। एक और बात आपको मैं समझा दूं जिससे डेरिवेशन सरल हो जाएगा। एक होता है बल युग्म आघूर्ण। बल युग्म का मतलब होता है पेयर। युग्म का मतलब क्या होता है, पेयर। तो इसका मतलब यहां बल आघूर्ण, इस बल युग्म आघूर्ण में थोड़ा सा अंतर है।
आप सोचिए, जैसे कि आप दरवाज़ा, घर के दरवाजे को देखते हैं, दरवाजे जो हैं वो कब्जों पर टिके होते हैं, और आप जब उसका हत्था पकड़ के अंदर या बाहर करते हैं तो आप एक ही फोर्स लगा रहे हैं अपने हाथों द्वारा, और वो दरवाज़ा कब्जों के प्रत्यय क्या करने लग रहा है, घूम रहा है। तो हम कह रहे हैं कि सर उस पर क्या उत्पन्न हो रहा है, बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि हमने एक ही फोर्स क्रिएट किया और वो वस्तु घूमने लगी तो बल आघूर्ण उत्पन्न हो रहा है। अब आप सोचें कि मेरे पास ये वस्तु है और एक बल मैं इधर लगा रहा हूँ, एक बल इधर लगा रहा हूँ, तो ये वस्तु जो है वो एक बल के प्रत्यय, एक बल की वजह से घूम रही है या दोनों बल की वजह से, तो आंसर होगा दोनों बल की वजह से। तो इसे हम कहते हैं बल युग्म आघूर्ण, क्योंकि पेयर बन गया, यहाँ पर एक ही फोर्स था। तो बल आघूर्ण और बल युग्म आघूर्ण में थोड़ा सा अंतर क्या है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। अब एक और बात कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, बल युग्म आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों को टाउ से ही व्यक्त करते हैं। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है कि टाउ बराबर एफ आर। एफ क्या है, लगने वाला फोर्स, जो भी फोर्स आप क्रिएट लगा रहे हैं। आर क्या है, तो आर है उसकी वो वस्तु जो है जिस अक्ष के प्रत्यय घूम रही है, उस अक्ष से जो बल लग रहा है उस बल की परपेंडिकुलर दूरी, लंबवत दूरी। कौन सी दूरी, लंबवत दूरी। मान लो कि इस वस्तु को आप यहां से ऐसे पकड़ के घुमा रहे हैं और ये वस्तु इस अक्ष के प्रत्यय घूम रही है, तो यहाँ जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स से और इस अक्ष से जो दूरी होगी वो कैसी दूरी, परपेंडिकुलर, लंबवत दूरी। तो आर होती है कि घूर्णन अक्ष से बल तक की लंबवत दूरी। अगर मैं बल युग्म आघूर्ण की बात करूं तो बल युग्म आघूर्ण में टाउ बराबर एफ आर ही होता है, टाउ बराबर एफ आर ही होता है। और ये कब कंडीशन में, जब दोनों बल क्या हो, सेम हो, और यहाँ दोनों ही बल क्या हैं, सेम। अलग अलग हो तो फिर यही एफ वन आर वन प्लस एफ टू आर टू कह सकते हैं, लेकिन दोनों बल सेम है तब की कंडीशन में आप समझें कि एफ आर ही होता है। एफ क्या है, तो कोई एक बल, चूंकि दोनों ही बल सेम है, और आर का मतलब है दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। आर का यहाँ मतलब क्या है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो देखो भिन्नता समझना बहुत जरूरी है। बल आघूर्ण बल युग्म आघूर्ण है दोनों एक ही बात, क्योंकि घूमते हैं, लेकिन यहाँ एक ही फोर्स से काम चल जाता है, यहाँ दोनों फोर्स से, फॉर्मूला भी एक ही है। लेकिन यहाँ दो बल युग्म आघूर्ण अगर दोनों बराबर हैं तो एफ आर, एफ मतलब कोई एक बल, और आर का मतलब दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। यहाँ अगर अलग अलग करके निकालेंगे, जैसे यहाँ दो फोर्स है, इसके कारण बल आघूर्ण निकालो, इसके कारण बल आघूर्ण निकालो, तो यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन मैंने डायरेक्ट ही बता दिया जिससे कैलकुलेशन में सरलता हो जाएगी। अब एक और बात, अब ये बल आघूर्ण, ये द्विध्रुव आघूर्ण घूमेगा तो ये इधर से घूमेगा, ये इधर से घूमेगा, लेकिन कौन सी अक्ष के प्रत्यय, तो आप कहोगे सर केंद्र के प्रत्यय, क्योंकि इस अक्ष के ही प्रत्यय, क्योंकि केंद्र इसका स्थित रहेगा, वहीं को वहीं रहेगा, लेकिन ये वस्तु उधर इधर से उधर जो भी है इधर की बल लग रहा है और ये इधर लग रहा है, तो इसी के प्रत्यय ये घूमेगी। तो अक्ष कहाँ है, तो अक्ष इसके केंद्र के प्रत्यय है, उस केंद्र के प्रत्यय ही ये क्या करना चाह रही है, घूमना चाह रही है। तो मैंने छोटी सी छोटी बातों को आपको समझा रहा हूँ कि क्या है। और एक और बात समझते हैं, यदि जो दो बल हैं किसी वस्तु पर काम कर रहे हैं, समझें इधर, इससे समझें, दो बल किसी वस्तु पर काम कर रहे हैं, एक बल इधर और एक बल इधर, तो आप देख रहे हैं भले ही दोनों बल की वैल्यू सेम है, बल युग्म आघूर्ण है, वस्तु घूमेगी, लेकिन आप देख रहे हैं ये बल इधर लग रहा है और ये बल इधर लग रहा है, तो इनकी जो क्रिया रेखा है वो अलग अलग है। क्रिया रेखा का मतलब क्या है, क्रिया रेखा का मतलब ये है कि मैं एक बल इधर लगाऊं और एक बल इधर लगाऊं, एक इधर और एक इधर, तो आप सोचें अगर इसका वैल्यू 10 है और इसका वैल्यू 10 है, तो ये दोनों एक दूसरे से खत्म कर देंगे, वो वस्तु घूमेगी ही नहीं, क्योंकि एक ही बिंदु पर एक ही रेखा में लग रहे हैं, वस्तु कम घूमेगी। बल आघूर्ण कब उत्पन्न होगा, तो जब बल जो हैं वो अलग अलग क्रिया रेखाओं पे लग रहे हैं, एक इधर लग रहा तो एक इधर लग रहा, तो इसकी देखो क्रिया रेखा ये है और इसकी क्रिया रेखा ये है, मतलब एक ही लाइन में नहीं होने चाहिए। अगर एक ही लाइन में होंगे तो बल आघूर्ण उत्पन्न नहीं होगा, अलग अलग लाइन में होने चाहिए। तो ये भी बात समझना, ये बल आघूर्ण क्यों लग रहा, क्योंकि देखो ये इस लाइन में और ये इस लाइन, इस वजह से ये घूम रहा है। अगर ये एक ही लाइन में होते तो क्या घूमते, नहीं घूमते। अच्छा, यहाँ पर कुल बल शून्य है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये वस्तु घूम तो सकती है लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकती। तो टोटल फोर्स का मतलब ये है कि बल आघूर्ण यहीं इसी में घूम सकता है, वो टॉर्क की वजह से, क्योंकि इनकी क्रिया रेखा अलग अलग है, इस वजह से यहाँ बल आघूर्ण उत्पन्न होगा। तो यहाँ घूम तो सकता है लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जा सकता, क्योंकि टोटल फोर्स क्या है, शून्य है। बल युग्म आघूर्ण क्या है, बल आघूर्ण क्या है, मैंने छोटी छोटी बातों को आपको समझाया। क्रिया रेखा क्या है, एक ही क्रिया रेखा का मतलब क्या है, अलग अलग क्रिया रेखा का मतलब क्या है। अगर एक ही क्रिया रेखा है तो फिर ये घूमेगा भी नहीं, क्योंकि हमें पता है कुल बल शून्य है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक तो जाने से रहा। लेकिन अगर क्रिया रेखा भी एक ही हुई तो ये घूमेगा भी नहीं, मतलब बल आघूर्ण भी उत्पन्न नहीं होगा। ओके, अब समझिए, हम हर पॉइंट को, छोटी छोटी पॉइंट को समझ पाए कि एक्चुअल में कौन सी बात क्या है।
अब हम समझते हैं कि ये जो वैद्युत द्विध्रुव है, इसके द्विध्रुव आघूर्ण की जो डायरेक्शन होगी वो माइनस से प्लस की ओर होगी, और ये वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है। तो हम मान लेते हैं कि इस वैद्युत द्विध्रुव और इस वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना एंगल बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। कितना एंगल बन रहा है, थीटा। ओके, अब हमें चाहिए बल आघूर्ण, और बल आघूर्ण का हम फॉर्मूला जानते हैं, टाउ बराबर एफ आर। यहाँ इसके दोनों सिरों पर बल का वैल्यू सेम है, दो बल हैं तो बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होगा। अच्छा, बलयुक्त आघूर्ण उत्पन्न होगा तो टाउ बराबर कोई एक बल, तो एक बल का वैल्यू हमें पता है ई क्यू। आर क्या है, तो आर दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। अब सोचो, एक फोर्स ये है और एक फोर्स ये है। अगर हम दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी जानना चाहें तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यहाँ से भी डाल सकते हैं लेकिन यहाँ से डाल लो, सरलता होगी, बात एक ही पड़ेगी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल लें तो आप देखेंगे इस फोर्स और इस फोर्स की ये वाली जो डिस्टेंस है वो क्या है, लंबवत दूरी है। इस पॉइंट को ओ मान लें, ये थीटा है तो दिस एंगल ये भी थीटा ही होगा, क्योंकि इसी के समांतर ही लाइन तो खींची है। ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब आप सोचें कि ये डिस्टेंस कितनी है 2l, और ये एंगल कितना है थीटा, और ये वाली दूरी चाहिए, ये वाली दूरी हमें चाहिए। इसको हम r मान लेते हैं क्योंकि r वहाँ पर लेके चले। तो अगर हमें ये r चाहिए तो हम इस ट्रायंगल में क्या ले लें, साइन थीटा। तो साइन थीटा अगर आप लोगे तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे क्या होता है, कर्ड, लंब बट्टे कर्ड। अब यहाँ पर बनने वाले कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब, और कर्ड क्या है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा 2l। तो यहाँ से r का वैल्यू निकालोगे तो क्या निकलेगा, 2l साइन थीटा। तो देखो हमें दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी चाहिए, वो हमें मिल गई। कैसे निकाली, वो एकदम बढ़िया तरीके से आपको मैंने समझाया। कितना मिला, 2l साइन थीटा। बल पहले से ही पता था ई क्यू है और इसकी वैल्यू 2l साइन थीटा। तो आप देखेंगे कि q मल्टीपल 2l ये क्या होता है, तो q मल्टीपल 2l होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। p होता है तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे, p। तो e और मल्टीपल क्या, p और साइन थीटा। तो देखो दो लाइन का ही डेरिवेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा डेरिवेशन नहीं है। कि किसी वैद्युत द्विध्रुव को अगर आप एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख दें तो उस पर बल आघूर्ण क्यों लगेगा, हर छोटी सी छोटी बात को मैंने समझाया। बल आघूर्ण होता क्या है एक्चुअल में, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हर छोटी सी छोटी बात को समझाया, और यहाँ पर इसका फॉर्मूला कैसे बना। तो अगर हम बल आघूर्ण निकालना चाह रहे हैं तो बल आघूर्ण बराबर क्या होता है, एफ आर। एफ मतलब फोर्स, कोई भी एक फोर्स, दोनों फोर्स बराबर है तो फोर्स का वैल्यू ई क्यू। आर क्या है, तो दोनों बलों के बीच की दूरी। यहाँ बलयुक्त आघूर्ण है, ये बल आघूर्ण बलयुक्त आघूर्ण में क्या अंतर है वो मैंने समझाया, बाकी का मतलब एक ही है, दोनों का मतलब ही घूमना है बल की वजह से। बल आघूर्ण का मतलब कोई एक बल की वजह से, बलयुक्त मतलब दो पेयर बन रहे हैं। ओके, दोनों बल का फोर्स का। अच्छा, इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी तो हमने देखा ये बन रही है, इसको मैंने आर ले लिया। ये कोण थीटा है और ये दूरी कितनी है, 2l। तो इस ट्रायंगल में साइन थीटा लगा के मैंने ये वैल्यू निकाली, यहाँ पुट कर दी। तो ये फॉर्मूला निकल के आया, एक तरीके से डेरिवेशन निकल के आया कि टाउ बराबर होता है ई पी साइन थीटा या पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। ओके, अब समझें और अच्छे से। अभी हम केवल इसके डेरिवेशन के बारे में जान पाए कि अगर किसी भी डाइपोल को आप एक समान, यूनिफॉर्म, एक समान ही होना चाहिए, एक समान अगर वैद्युत क्षेत्र में रख देंगे तो उस पर जो बल आघूर्ण है उसका फॉर्मूला ये होगा। लेकिन अभी हम ये भी देख रहे हैं कि बल आघूर्ण एक कैसी डायरेक्शन है, सदिश है, सॉरी, बल आघूर्ण एक कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल आघूर्ण एक कैसी है, सदिश राशि है। सदिश का मतलब इसकी एक डायरेक्शन होगी। अच्छा, डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन का मतलब वो किधर घूम रही है, यही तो उसकी डायरेक्शन होगी बल आघूर्ण। तो आप देखना चाहें किधर घूम रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये बल इधर ले जा रहा है और ये बल इधर ले जा रहा है। इसका मतलब इस बल आघूर्ण की जो डायरेक्शन है वो इधर से इधर की ओर है, समझे, बल आघूर्ण की डायरेक्शन इधर से इधर की ओर। इसे बोलते हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब यही होता है कि घड़ी की सुइयों की दिशा में, क्योंकि घड़ी की सुइयों की दिशा आपने देखी होगी इसी तरीके से तो चलती है, तो इसे क्लॉकवाइज। अगर इसकी दिशा इस तरीके से होती तो उसे बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, वामावर्त और दक्षिणावर्त। तो ये क्लॉकवाइज है। बल आघूर्ण की डायरेक्शन आप देख पा रहे हैं इधर से इधर की ओर है बल आघूर्ण की डायरेक्शन। ओके, अब ये एक सदिश राशि है तो हमें इसका सदिश रूप भी चाहिए, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि इसका सदिश रूप क्या होगा। सदिश रूप फर्स्ट ईयर में अगर आपने सदिश और अदिश वाला चैप्टर पढ़ा हो तो उसमें पढ़ा होगा
कि यदि दो राशियों का आपको क्रॉस पढ़ना है, मतलब सदिश गुणन पढ़ना है, तो होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा है यूनिट वेक्टर, और होता है वो दिशा के लिए होता है। क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा। मतलब हम कह सकते हैं कि दो राशियों के मल्टीपल अगर साइन थीटा है तो 100% वो सदिश को ही व्यक्त कर रहा हो। तो यहाँ भी देखें तो पी ई साइन थीटा है, तो इसका मतलब ये एक सदिश राशि है, वैसे भी देख सकते हो, और वैसे ही हमने देख लिया इसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज है यहाँ पर एट प्रेजेंट। तो हम यहाँ इसका सदिश रूप व्यक्त करना चाहें तो टाउ वेक्टर बराबर हम यहाँ कह सकते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। लेकिन तब तक एक माइंड में प्रश्न आएगा कि सर टाउ बराबर हम पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर कह रहे हैं, इसे ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर भी तो कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ए बी साइन थीटा है, तो इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ही थोड़ी है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हो तो उसका भी मतलब ए बी साइन थीटा ही होगा। तो यहाँ पर एक बात माइंड में आई कि सर अगर इसका हम सदिश रूप लिखें तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर लिखें या ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखें। और ये आपने सदिश सदिश वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि इन दोनों का मतलब एक ही नहीं होता, इन दोनों को अगर बराबर करोगे तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, क्योंकि दिशाएं गड़बड़ हो जाएंगी। यहाँ पी से ई की ओर है या ई से किधर की ओर है, पी की ओर, तो दिशाओं का बड़ा खेल है, और दिशाओं का मतलब ही सदिश है। तो अगर आप इसका सदिश रूप लिखना चाहें तो क्या लिखें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क। तो अब सोचो, तो यहाँ पर सोचो कि बल आघूर्ण की डायरेक्शन जो होगी वही तो ये व्यक्त करेंगे, पी और ई। तो आप ये चीज चित्र में देखो कि बल आघूर्ण की डायरेक्शन कहाँ है, क्लॉकवाइज। अच्छा, अगर ये सही है तो यहां देखते हैं पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर का मतलब पी से किधर की ओर, ई की ओर। तो पी कहाँ है, पी की डायरेक्शन तो मैं ये ले चुका हूं, देखो ये रहा, माइनस से प्लस की ओर होती है, और ई ये रहा। तो इसकी जो डायरेक्शन है वो भी किधर की ओर है, पी से ई की ओर, मतलब क्लॉकवाइज है। तो आप देख पा रहे हैं कि टाउ की डायरेक्शन भी क्लॉकवाइज और पी से ई का मतलब भी क्लॉकवाइज। तो इसका मतलब सही संबंध क्या होगा, पहला वाला, दूसरा वाला नहीं होगा। अब देखें कैसे, ई से पी की ओर, अगर ई से आप पी जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। ये दोनों किसकी दिशा को व्यक्त कर रहे हैं, टाउ को, और टाउ की दिशा को अगर ये ठीक है व्यक्त नहीं करेंगे तो इसका मतलब ही क्या है। तो इस वजह से ये नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्योंकि टाउ की दिशा क्या है, क्लॉकवाइज, और पी से ई का मतलब भी क्लॉकवाइज। अगर ई से पी जाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो डायरेक्शन ही गड़बड़ हो जाएंगी। तो इस वजह से इसका सदिश रूप आप पढ़ेंगे पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्यों होता है, ये छोटी सी बात का भी मैंने मतलब आपको बताया। टाउ बराबर क्या फॉर्मूला, पी ई साइन थीटा। तो ये डेरिवेशन पूर्ण तरीके से कंप्लीट हो गया। डायरेक्शन के बारे में हमने समझा, सदिश रूप भी समझा, क्यों होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, क्यों होता है ई वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर क्यों नहीं होता। अभी इसकी छोटी छोटी कंडीशन है, कुछ केस हैं, उन केसों के बारे में भी हम जान लेते हैं। क्या छोटे छोटे केस हैं, आइए। केस ये है कि अगर हमसे कोई पूछे कि टाउ का मान अधिकतम कब होगा, अधिकतम का मतलब मैक्सिमम कब होगा, तो आप कहोगे टाउ का मान आपको अधिकतम चाहिए, तो इसका मतलब साइन थीटा का मान अधिकतम होना चाहिए, क्योंकि पी और ई के मान तो जो होंगे वो तो होंगे। यहाँ टाउ का मान अधिकतम मिनिमम किस पर निर्भर करेगा, साइन थीटा पर। अच्छा, साइन थीटा का अधिकतम मान आप बताइए कितना होता है, तो साइन थीटा का अधिकतम वैल्यू होता है 1, क्योंकि साइन में 1 से ज़्यादा वैल्यू का अधिक होती ही नहीं, और 0 से कम नहीं होती, चलो वो तो मिनिमम की बात है। तो साइन थीटा का मान 1 हो तो ये वैल्यू अधिकतम होगी। 1 कब हो, जब थीटा का मान कितना डिग्री हो, 90 डिग्री। अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तो फिर ये टाउ बराबर क्या होगा, पीई होगा। क्या होगा, पीई। अब ये टाउ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, टाउ मैक्स। टाउ का मान अधिकतम होगा कब, जब साइन थीटा का मान अधिकतम हो। साइन थीटा का मान कब अधिकतम होगा, जब 1 हो। 1 कब होगा, जब 90 डिग्री पर हो। अगर फिगर से समझना चाहें तो छोटे से फिगर को डाल देते हैं। कैसे समझना चाहें कि भाई यहाँ पर जो बलागुड़ है वो जो वैद्युत ध्रुव है इसका प्लस ये माइनस ये, तो बल इस तरीके से लगेंगे और इस तरीके से घूमेगा। तो अर्थात लंबवत, अगर द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा है, परपेंडिकुलर रखा है, तो उस पर बलागुड़ का मान क्या होगा, सबसे अधिकतम होगा। तो अगर प्रश्न बोल दे कि बलागुड़ का मान अधिकतम कब होगा, तो जब द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा हो, लंबवत रखा हो, तो इस पर सबसे अधिकतम बलागुड़ लगेगा। ओके, अब एक और बात आप जाने कि किस सेकंड की मैं कह दे रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ किस सेकंड। अगर मैं ये कहूँ कि टाउ का मान न्यूनतम कब होगा, न्यूनतम मतलब मिनिमम कब होगा,
अच्छा, मिनिमम कब होगा? तो टाउ बराबर क्या होता है? पी ई और साइन थीटा। तो साइन थीटा का मान अगर मिनिमम है तो टाउ का मान भी मिनिमम होगा, और साइन थीटा का मिनिमम मान क्या होता है? जीरो, क्योंकि जीरो से कम नहीं होती वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? जीरो। इसका मतलब ये है कि थीटा का मान जीरो ही हो तो ही साइन थीटा का वैल्यू जीरो होता है। अगर आप साइन थीटा की वैल्यू यहाँ जीरो रख देंगे तो टाउ का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तो आप कह सकते हैं कि टाउ का मान अधिकतम कब होगा? जब द्विध्रुव कैसा हो? वैद्युत क्षेत्र में लंबवत रखा हो। और टाउ का मान मिनिमम कब होगा? मिनिमम कितना होता है? जीरो होता है। मैक्सिमम कितना होता है? तो पीई होता है। मिनिमम कब होगा? जब वैद्युत द्विध्रुव एक वैद्युत क्षेत्र में कैसा रखा हो, तो यहाँ चित्र के द्वारा समझ सकते हैं। तो मिनिमम कब होगा? जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र में कैसे रखा हो? ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो एक फोर्स इधर लगेगा और एक फोर्स इधर लगेगा। सोचो समझो। तो जब वैद्युत द्विध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र के समांतर ही रखा हो तो टाउ का मान मिनिमम होगा। मिनिमम कितना? जीरो होगा। बहुत कम हो, कम ही होगा जीरो का मतलब। अच्छा, अब सोचो, चलो ये तो फॉर्मूले के हिसाब से हो गया। अब यहाँ से भी एक बार सोच लो। यहाँ से सोचोगे जितना फोर्स इधर लगेगा उतना ही फोर्स इधर लगेगा, और इन दोनों फोर्सों की आप देखोगे क्रिया रेखा एक ही लाइन है। देखो, जिस लाइन में ये उस लाइन में ये, और मैंने आपको बताया था अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, वो लाइन एक ही है, क्रिया रेखा बोलते हैं। क्रिया रेखा अगर एक ही है तो कोई टॉर्क क्यू नहीं उत्पन्न होगा, कोई मतलब ही नहीं, घुमा ही नहीं पाएंगे उसे। और घूमने को टॉर्क क्यू कहते हैं, तो घुमा नहीं पाएंगे तो टॉर्क क्यू नहीं उत्पन्न होगा। तो देखो ऐसे भी दिख रहा है टॉर्क क्यू नहीं उत्पन्न हो रहा। ओके। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव अगर मैं वैद्युत क्षेत्र में रखूं तो सब खेल वैद्युत क्षेत्र का होता है। तो वैद्युत क्षेत्र उस वैद्युत द्विध्रुव को क्या करने का प्रयत्न करता है? तो आंसर होगा अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। अगर वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये है तो वो फोर्स इस तरीके का क्रिएट करता है कि ये मेरी दिशा में आ जाए। देखो इधर इधर अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। कैसे भी रख दो वो अपनी दिशा में लाने का प्रयत्न करेगा। अब आप सोचो, यदि वैद्युत द्विध्रुव अगर मैं वैद्युत क्षेत्र के समांतर रख दूं तो क्या अब वैद्युत क्षेत्र कोई प्रयत्न करेगा? कोई नहीं। चलो ये फोर्स ये एक ही लाइन है, मतलब कोई अब कुछ नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के क्या है? समांतर, तो उस पर कोई मतलब नहीं है, अब कोई भी क्रिया नहीं करेगा वैद्युत क्षेत्र। इसको हम बोलते हैं स्थायी अवस्था। कौन सी अवस्था बोलते हैं? स्थायी अवस्था। तो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि यदि वैद्युत द्विध्रुव स्थायी अवस्था में रखा है तो बताओ उस पर बल आघूर्ण कितना होगा? तो आंसर होगा शून्य, क्योंकि स्थायी अवस्था का मतलब कोई एक्शन में नहीं है, बस आराम से रखा मस्त, और एक्शन में ला भी नहीं सकते आप। ठीक है, ओके। तो ये हो गई स्थायी अवस्था कब? जब वो समांतर रखा है। ये समझते जाए, कुछ चीज़ों को खुद चीज़ों को नोट करते जाएं। ओके, अब मैं एक और कंडीशन लिखता हूँ, केस थर्ड। और वो केस थर्ड क्या है उसको भी समझें। केस थर्ड ये है कि यदि मैं वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में अपोजिट डायरेक्शन में रख दूं, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रख दूं। वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा का मतलब क्या है? अभी सोचें। अभी जैसा कि मैंने आपको चित्र बताया था, तो माइनस से किधर की ओर डायरेक्शन होती है? पी की ओर, प्लस की ओर, पी की इधर की ओर डायरेक्शन, और वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन ये। तो ये जो कोण है वो वैद्युत क्षेत्र तथा पी के साथ बना हुआ कोण है। तो यहाँ 90 डिग्री है, और यहाँ पर माइनस से प्लस की ओर, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र और पी के साथ जो एंगल देखोगे वो 0 डिग्री है। ओके, अब विपरीत का मतलब क्या है कि मुझे माइनस इधर लेना पड़ेगा और प्लस इधर लेना पड़ेगा, तभी तो पी की डायरेक्शन इधर होगी, और पी की इधर और वैद्युत क्षेत्र की इधर। तो मैं कह सकता हूँ ये कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में। कौन सी डायरेक्शन में है? अपोजिट, विपरीत दिशा में है। विपरीत दिशा में तो सोचें, एक फोर्स इधर की ओर, वो सॉरी प्लस क्यू आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, माइनस क्यू आवेश पर जो वैद्युत बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता है। तो आप देख रहे हैं कि फोर्स दोनों के एक दूसरे की क्या है? अपोजिट। लाइन एक ही है तो क्या कोई टॉर्क क्यू उत्पन्न होगा? कोई टॉर्क क्यू नहीं उत्पन्न होगा। तो सीधा सीधा आप कह सकते हैं कि सर यहाँ टॉर्क क्यू भी क्या होगा? 0। और फॉर्मूले से देखना चाहें तो भी देख सकते हैं, टाउ बराबर क्या होता है? पी ई साइन थीटा, थीटा का वैल्यू 180 और 180 की वैल्यू क्या होती है? 0 ही होती है। तो इसका मतलब आपसे कोई पूछता है कि सर किन किन स्थितियों में एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को रखें तो बल आघूर्ण 0 होगा? तो दो स्थितियां हैं, एक जब वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रखा हो, एक जब वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में रखा हो। अब जैसे कि मैंने अभी एक बात बताई कि यहाँ पर वो नॉन एक्शन में होगा, जैसा क्योंकि आप किसी भी स्थिति में रखें वो घूमने का प्रयत्न करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही आने का प्रयत्न करता है, और जब आ जाए तो रेस्ट में हो जाएगा, तो इसे स्थायी अवस्था बोलते हैं।
अब इस अवस्था को क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ भी बलागुण शून्य है। तो सोचें इस अवस्था को हम क्या कहना चाहेंगे। अगर मैं वैद्युत उद्रव को थोड़ा सा एंगल बना के और फिर छोड़ूं, तो थोड़ा सा जैसे ही आप एंगल बनाएंगे तो ये जो बल की दिशाएं हैं वो एक की डायरेक्शन इधर और एक की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, इधर। तो इसका मतलब इस पर बलागुण लगना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सोचें अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा बल लगाएं और इसे छोड़ें तो ये अपनी पुनः अवस्था में उसी में आ जाएगी वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। क्या यहाँ पर लौट के आएगी? आंसर होगा नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? सोचो। अगर मैं इसी में थोड़ा इस वाले फिगर को गायब करता हूँ और यहाँ समझते हैं। अब ये ऐसा रखा हो, मैं थोड़ा सा इसे इस तरीके से रख दूँ। ओके, इस तरीके से रखता हूँ थोड़ा सा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इस पर बल इधर की ओर लगेगा, इस पर बल इधर की ओर लगेगा। तो क्या अब इनकी लाइन एक ही है? नहीं है। तो क्या घूमेगा? हाँ घूमेगा। कहाँ? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। तो आप बताइए, यहाँ तो किसी भी स्थिति में रख दो वो उसी में आ जाएगा, तो इसलिए स्थायी अवस्था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ इसे बोलते हैं अस्थायी अवस्था। कौन सी अवस्था? अस्थायी अवस्था। ऐसा समझ लो वैद्युत उद्रव जेल में नेकू से अब थोड़ा सा जगह दे दो वो निकल जाएगा तुरंत। और यहाँ पर ऐसा नहीं है, वहाँ पर वो वहीं रहने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए स्थायी अवस्था और ये अस्थायी अवस्था। तो स्थायी अवस्था में भी बलागुण शून्य होता है, अस्थायी अवस्था में भी बलागुण शून्य होता है। अधिकतम कब होता है? जब परपेंडिकुलर हो। तो बलागुण के मैंने छोटे से छोटे पॉइंट को समझाया, क्यों होती हैं चीज़ें, हर चीज़ को आपको समझाया। बने रहिए मेरे साथ, और अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करते हैं ऐसे ही एक टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।